Hello students, today is our fifth session in financial products and services. In this fifth session we are going to cover topic of investment banking. अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नाम बहुत ही फैंसी है और जितने भी टॉप 20 स्कूल से बिजनेस स्कूल से स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं सभी का सपना होता है कि वो किसी इन्वेस्टमेंट बैंक फर्म में काम करे। आपने आज तक जितने भी टॉप सैलरीज़ के फिगर सुने होंगे कि IIM अहमदाबाद से पास आउट करके किसी स्टूडेंट को 2 करोड़ का 5 करोड़ का पैकेज मिला, तो इनवेरिएबली वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स ज्वाइन करने से उनको मिलता है। अब इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक को अपने को डिटेल में देखना चाहिए और समझना चाहिए कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या काम करता है जिसके लिए उसको इतना सैलरी ऑफ़र किया जाता है और इतना कैरियर उसका ब्राइट रहता है। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। व्हाट डज अ इन्वेस्टमेंट बैंक डू? इन्वेस्टमेंट बैंक करता क्या है? देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंक ये सारे काम करता है। पब्लिक और प्राइवेट कॉरपोरेट जो हैं उनको प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ इशू करने में हेल्प करता है। सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर, मतलब कोई भी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी जब पहली बार शेयर मार्केट में जाती है और पब्लिक को अपने शेयर ऑफ़र करती है तो उस पहली बार जो शेयर ऑफ़र करते हैं उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं और उसको प्राइमरी मार्केट भी बोलते हैं। तो वो जो IPO का जो प्रोसेस होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स, लंबा और बहुत सारे नॉर्म्स और नियम के अनुसार होता है, तो उस सब को करने में इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प करता है। सेकंड इज़ प्रोवाइड गारंटी बाय स्टैंड बाय अंडर राइटिंग। अब अंडर राइटिंग क्या होती है इस टॉपिक को हम आगे भी समझेंगे। एक फुल फ्लैजेड हमारा पेपर भी है मर्चेंट बैंकिंग के ऊपर, उसमें भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बाकी कोई भी जब इशू मार्केट में आता है, प्राइमरी इशू, और वो अंडर सब्सक्राइब अगर होता है, उसको उतना रेस्पॉन्स मार्केट से नहीं मिलता है, तो उसकी गारंटी कौन लेता है? तो वो गारंटी भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स लेते हैं और उस गारंटी लेने के प्रोसेस को ही अंडर राइटिंग बोलते हैं। इट एक्ट एज इंटरमीडियरी इन ट्रेडिंग फॉर क्लाइंट्स। कई बार इन्वेस्टमेंट बैंक अपने क्लाइंट के बिहाफ पर उनके लिए ट्रेडिंग भी करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, मनी मार्केट्स में। दे ऑल्सो हेल्प गवर्नमेंट इन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSU। बीच बीच में जब हमको सुनने को आता है कि फ़लाना पब्लिक सेक्टर यूनिट या गवर्नमेंट यूनिट को सेल किया जा रहा है, तो वो जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है, अपने शेयर्स को पब्लिक को सेल करने का काम होता है, उसको भी ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करते हैं। दे ऑल्सो गिव कंपनीज एडवाइस ऑन मर्जर एंड एक्विजिशंस। मर्जर और एक्विजिशंस शब्द आपने पहले भी सुना ही होगा कि जब 2 कंपनियां मर्ज करती हैं और या फिर कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को अक्वायर करती है, तो इस प्रोसेस में भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स काम करते हैं। दे ऑल्सो डू वर्क इन रीस्ट्रक्चरिंग एंड स्पिन ऑफ्स। रीस्ट्रक्चरिंग और स्पिन ऑफ्स क्या होते हैं, आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के क्लास में इसको पढ़ा होगा कि जब कंपनीज़ अच्छा नहीं कर रही होती हैं और उनको लगता है कि उनके मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को, उनके कंपनी के स्ट्रक्चर को चेंज करने की आवश्यकता है, उसको बदलने की आवश्यकता है फॉर बेटर कंट्रोल ओवर मार्केट्स एंड बिजनेस, देन दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रीस्ट्रक्चरिंग। ये रीस्ट्रक्चरिंग कई तरह की हो सकती है। ये फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, ये किसी फंक्शन वाइज रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, और इसी तरह से स्पिन ऑफ्स होते हैं जब बड़े बिज़नेस देखते हैं कि कुछ उनके छोटे बिजनेसेस हैं या आर्म्स हैं, विंग्स हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उनको सेल ऑफ भी किया जाता है। एंड लास्ट इज़ एडवाइस टू इन्वेस्टर्स इन परचेजिंग सिक्योरिटीज़, मैनेजिंग फाइनेंशियल असेट्स एंड ट्रेडिंग। और इन्वेस्टमेंट बैंकर साथ ही साथ कई इन्वेस्टर्स को जो हाई नेटवर्थ वाले होते हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, उनको
सिक्योरिटी परचेज़ करने में, उनके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको मैनेज करने में, ट्रेडिंग वगैरह करने में उनको एडवाइस करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ फंक्शंस हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स परफॉर्म करते हैं। ये सभी बहुत हाई एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होती हैं, जिसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। और आप समझ रहे हैं कि क्यों इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, बिकॉज जिस नेचर का काम वो करते हैं वो बहुत हाईली स्किल्ड एंड बहुत ही क्या कहना चाहिए, हाई एंड सर्विस है वो। उसके लिए कॉस्ट भी वो जो फीस चार्ज करते हैं वो काफ़ी हैंडसम होती है। नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स, लाइक वन इज़ फुल सर्विस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं जो ग्लोबली ऑपरेट करते हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं, और वो जो रेंज ऑफ सर्विसेज हमने अभी डिस्कस की क्या करते हैं, वो लगभग सारी तरह की सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। और इसमें जो बड़े बड़े नाम हैं इंटरनेशनल लेवल पर, लाइक गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन चेज, और इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में बोलें तो कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सब बड़े नाम हैं। अगर हम देखें तो दूसरे जो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो हैं रीजनल इन्वेस्टमेंट बैंक्स। रीजनल इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या होता है, दे आर स्पेशलाइजिंग इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री। जैसे कई बार कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं वो पावर सेक्टर को कवर कर रहे हैं, या एविएशन सेक्टर को कवर कर रहे हैं, या ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर को कवर कर रहे हैं। तो वो लोग बहुत स्पेसिफिक इंडस्ट्री में अपनी सर्विसेज देते हैं, या फिर वो किसी स्पेसिफिक रीजन में ही ऑपरेट करते हैं, ग्लोबली ऑपरेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, मे बी दे आर गिविंग सर्विसेज ओनली इन एशिया, मे बी ओनली इन यूरोप, और मे बी ओनली इन अमेरिका, समथिंग लाइक दैट। तो वो लोग रीजनल इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं। एंड देन थर्ड नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर बुटीक बैंक्स। ना बुटीक बैंक्स, एज द नेम सजेस्ट, ये बहुत स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देते हैं और कस्टम मेड सर्विसेज देते हैं। So they are offering specialized and customized services to client in very specific domain। बहुत स्पेसिफिक डोमेन में काम करते हैं, लाइक छोटे फर्म्स हैं, उनको वीसी की फंडिंग्स की आवश्यकता है, या एक लेवल के बाद कंपनी जब वीसी फंडिंग के बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ फंडिंग में जाती हैं तो उनको प्राइवेट इक्विटी फंडिंग चाहिए, या फिर कोई बुटीक फर्म मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में ही केवल स्पेशलाइज करती है। तो इस तरह से दे आर कॉल्ड बुटीक फर्म्स। Now, what are the investment banking services generally these investment bankers offer? अगर देखें तो उस सर्विसेज में सबसे पहले हैं फंड रेजिंग सर्विसेज, है ना। कई बार इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कंपनीज़ को, कॉरपोरेट्स को उनके फ़ंड रेज करने में हेल्प करते हैं। तो जैसा हमने पहली स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि दे हेल्प कंपनीज इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार कंपनी जब अपने शेयर्स को प्राइमरी मार्केट में, शेयर मार्केट में, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कंपनीज़ को, कॉरपोरेट्स को उनके फ़ंड रेज करने में हेल्प करते हैं। तो जैसा हमने पहली स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि दे हेल्प कंपनीज इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार कंपनी जब अपने शेयर्स को प्राइमरी मार्केट में, शेयर मार्केट में सेल करने जाती है तो उस प्रोसेस में उनको हेल्प करते हैं। दे आर ऑल्सो गिव सर्विसेज ऑन फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स। नाउ व्हाट इज़ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग इज़, कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लॉन्च कर चुकी है, उसके बाद दोबारा फिर से वो एक बार अपने शेयर्स फिर से मार्केट में जब इशू करती है दोबारा, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। दे ऑल्सो गिव सर्विसेज इन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स, राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। अब क्या होता है, बहुत सारे फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड दे इन्वेस्ट थ्रू जीडीआर रूट और फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स रूट। तो वो बॉन्ड भी परचेज करते हैं या फिर ग्लोबल रेसिप्ट्स खरीदते हैं, जिसके थ्रू वो इंडियन मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो इन सभी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या बाहर से मार्केट से जो पैसा लाना है, उन सभी कामों में इन्वेस्टमेंट बैंक्स कॉरपोरेट्स को हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम रेजिंग फंड्स,
इन्वेस्टमेंट बैंक ऑल्सो ऑफर्स एडवाइजरी सर्विसेज। एडवाइजरी सर्विसेज में वो क्या क्या करते हैं देखिए, जैसे नंबर 1 एक्सपोर्ट एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस। अगर कोई फर्म है जो एक्सपोर्ट बिजनेस में एंटर कर रही है या फिर उसको किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस की आवश्यकता है, तो उस रिपोर्ट को बनाना, उसके लिए फाइनेंस अरेंज करना किसी बैंक से या किसी मल्टीनेशनल कंपनी से, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, all these services are offered by them. As we discussed, they also help companies in mergers and acquisitions. Now let me give you some idea about कि मर्जर और एक्विजिशन में क्या फ़र्क होता है। मर्जर जो होते हैं वो जनरली दो बराबर के लेवल की कंपनियों में होते हैं और वो स्ट्रेटेजिक पर्पस से मर्ज होते हैं ताकि वो अपने खर्चे कम कर सकें, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकें। तो मर्जर जो होता है वो लगभग दो बराबर साइज़ की कंपनियों में होता है। और जो एक्विजिशन होते हैं उसमें एक कंपनी बड़ी होती है साइज़ में और दूसरी रिलेटिवली छोटी होती है। तो वो जो बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनी को अक्वायर करती है, उसको एक्विजिशंस बोलते हैं ना। मर्जर एंड एक्विजिशन में जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो दो तरफ से काम कर सकता है। एक हो गया बाई साइड एडवाइज़री, एक हो गया सेल साइड एडवाइज़री। तो देखो, बाई साइड एडवाइज़री जो है वो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, अगर कोई फर्म किसी दूसरी फर्म को ख़रीदना चाहती है तो वो बाई साइड हो गया। और सिमिलरली अगर कोई फर्म अपने आप को बेचना चाहती है और किसी और में मर्ज होना चाहती है तो वो हो गया सेल साइड। तो अगर बाई साइड में बात करें तो जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो बहुत सारी आपने बायजूस का नाम सुना होगा। बायजूस बीच में क्या कर रहा था, दे वर इनटू ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिजिटल कंटेंट्स। तो दे वर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। और उस प्रोसेस में वो क्या कर रहे थे, ग्रो करने के लिए बहुत सारे लोकल प्लेयर्स थे, जो छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, कंपनीज थी, उनको अक्वायर कर रहे थे, उनको मर्ज कर रहे थे अपने साथ। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, अगर वो किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर को अप्रोच करेंगे तो वो अपना ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि भाई वो किस तरह से अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, कितने समय में वो कितने क्लाइंट बेस तक पहुंचना चाहते हैं, कितना रेवेन्यू अरेंज टारगेट उनका है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, चूँकि ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है, कंपनी जो स्वतः धीरे धीरे ग्रो करती है उसको ऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ ना करके वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन रूट से अपनी कंपनी को बड़ा बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या करेगा इन्वेस्टमेंट बैंकर, उनके टारगेट के हिसाब से लिस्टिंग करेगा कि भाई कौन कौन सी कंपनियां एलिजिबल हो जाती हैं जिनको वो अक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद वो एक उनके लिए टर्म शीट बनाएगा कि भाई क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जिसके लिए वो जिस कंपनी को अप्रोच करेंगे अक्वायर करने के लिए, उसको ऑफ़र करेंगे या उसे डिस्कस करेंगे। अगर वो बातचीत ठीक ठाक जाएगी एंड वो आगे बढ़ेंगे तो वो ड्यू डिलिजेंस करते हैं। ड्यू डिलिजेंस मतलब किसी भी कंपनी को अक्वायर करने से पहले उसकी काफ़ी जांच पड़ताल करनी पड़ती है, लीगल एंगल से, फाइनेंशियल एंगल से, उसके और भी जो उसने फिगर्स दिए हैं अपने सेल्स के, इधर उधर का डेटा है, उसको वेरीफाई करना होता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं। उसको वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इस तरह से किसी को भी परचेज़ करने से पहले, जैसे हम बोलते हैं ना कि उसको ठोक बजा कर देखना चाहिए, तो दैट ठोक बजा कर देखना इज़ नथिंग बट ड्यू डिलिजेंस। आप उसको पूरा चेक करते हैं और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ट्रांजैक्शन को क्लोज़ करने के लिए फिर फाइनल नेगोशिएशन होते हैं और ट्रांजैक्शन का काम कंप्लीट किया जाता है। इसी तरह से अगर हम सेल साइड एडवाइज़री की बात करेंगे तो जब कंपनी अपने आप को बेचने के लिए अप्रोच करती है तो वो कोलेटरल प्रिपरेशन करती है पहले कि भाई क्या क्या तैयारियां उसको करनी होंगी अपने आप को किसी के साथ मर्ज करने के लिए या किसी और कंपनी के साथ अपने आप को बेचने के लिए। सेम टारगेट शॉर्ट लिस्टिंग होगी कि भाई किन कंपनीज के साथ वो मर्ज हो सकते हैं। अपना एक टर्म शीट बनाएंगे कि क्या टर्म्स कंडीशंस होंगे उनके मर्जर की, और उसके बाद वो ड्यू डिलिजेंस एंड डील क्लोजर होगा। तो इस तरह से ये सभी जो सर्विसेज हैं, चाहे वो बाई साइड में हो या सेल साइड में हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स उसको कंप्लीट करते हैं। गोइंग अहेड विद द मोर एडवाइजरी सर्विसेज, इसमें प्रमोटर एंड एक्विजिशन फाइनेंसिंग एडवाइजरी भी होती है। नाउ क्या होता है प्रमोटर एंड एक्विजिशन फाइनेंसिंग इज़ कि कई बार बड़ी बड़े कंपनी के प्रमोटर्स जो होते हैं वो अपना शेयर बढ़ाना चाहते हैं कंपनी के अंदर,
तो ऐसे में वो ओपन मार्केट से शेयर परचेज़ करते हैं या किसी और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर से या इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर से उनका शेयर वो परचेज़ करना चाहते हैं, तो उसको भी एडवाइस किया जाता है इन कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के द्वारा। इसी तरह से एक्विजिशन अगर किसी का करना है तो भी आपको शेयर खरीदने हैं उसके मार्केट से, तो इसके सेबी के नॉर्म्स भी हैं और उन सबको फॉलो करते हुए उसमें एडवाइस किया जाता है। प्राइवेट इक्विटी एडवाइजरी लाइक प्राइवेट इक्विटी मतलब जब छोटे छोटे स्टार्टअप्स बड़े हो जाते हैं, वीसी फंडिंग भी उनकी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो अब एस्टेब्लिश हो रहे हैं और उनको अब किसी रेगुलर इन्वेस्टर की ज़रूरत है, तो उस समय फिर प्राइवेट इक्विटी के थ्रू वो लोग आगे बढ़ते हैं, तो वो प्राइवेट इक्विटी की एडवाइजरी भी दी जाती है इनके द्वारा। इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आते हैं, पावर से संबंधित, रोड से संबंधित, ब्रिजेस से संबंधित, टोल से संबंधित, तो इन सब के लिए भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एडवाइजरी देते हैं। स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी सर्विसेज, कंपनीज़ को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, किस तरह से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहिए, हाउ टू हैंडल कंपटीशन, तो इस तरह के बिज़नेस को एनालिसिस करके उनको भी ये एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं। डेप्ट सिंडिकेशन एंड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस होता है। क्या होता है, कई बार बड़ी बड़े कंपनीज, फॉर एग्जांपल एक समय में बड़े बड़े एयरलाइन कंपनीज थे और वो उस समय जैसे किंगफिशर एयरलाइन की बात करूं तो उन लोगों ने इतना बड़ा बड़ा फाइनेंस मार्केट से उठाया था कि कोई एक पर्टिकुलर बैंक उस पूरे अमाउंट को फाइनेंस नहीं कर सकता था। से फॉर एग्जांपल इफ 5 बैंक मिलकर के उसको पैसा देते हैं, तो उस तरह के फाइनेंस को स्ट्रक्चर करना, सिंडिकेट बनाना, इन सब में भी ये लोग हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग एंड टर्न अराउंड फाइनेंसिंग, क्या होता है, कई बार कंपनी अच्छा नहीं कर रही होती हैं, वो चाहती हैं कि उनकी रिस्ट्रक्चरिंग हो, उनको फिर से एक बार अरेंज किया जाए ताकि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंस से संबंधित वो दूर हो सकें, तो ऐसे एडवाइजरी भी ये इन्वेस्टमेंट बैंक देते हैं कि किस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कंपनीज समय के साथ लोन ए, लोन बी, सी, डी, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लोन ले लेते हैं इधर उधर, और उसके चलते ना उनको सर्विस करने में या उनको और बाकी चीज़ें करने में परेशानी आती है, मे बी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो ऐसे में क्या करता है इन्वेस्टमेंट बैंक, एक बड़ा फाइनेंस लेकर के इन सब छोटे लोन्स को ख़त्म करके और कंपनी को फर्दर फंडिंग करा करके उनको फ्यूचर के लिए रेडी करता है। तो ये सब जो होते हैं, ये सब प्रोसेस फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की कहलाते हैं। कुछ प्राइवेट क्लाइंट सर्विसेज होती हैं, इंडिविजुअल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो क्लाइंट्स होते हैं उनको भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विसेज दी जाती हैं। सेल्स एंड ट्रेडिंग की जो टेक्निक्स हैं उसके संबंध में भी उनको एडवाइस करने का काम ये लोग करते हैं। एंड कई बार ये इक्विटी रिसर्च एंड ब्रोकिंग का काम भी करते हैं कि भाई किसी कंपनी को कुछ पर्टिकुलर एरिया में कुछ उनको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कुछ उनको बहुत स्पेसिफिक कोई एक्टिविटी करनी है, तो उससे संबंधित वो कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, अपने क्लाइंट को, कस्टमर को, मार्केट को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए वो लोग उसकी रिसर्च और इस तरह की एडवाइजरी भी उनको प्रोवाइड करते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्लाइड, दैट इज़ रिलेटेड टू मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। जैसा मैंने बताया, मर्चेंट बैंकिंग एक बहुत बड़ा एरिया है और इसको एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक में, एक स्लाइड में हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पूरा एक पेपर आपका नेक्स्ट टर्म में हम कंप्लीट करेंगे, विच इज़ मर्चेंट बैंकिंग। क्या होता है, मर्चेंट बैंकर इज़ ए पर्सन हु इज़ एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट either by making arrangement regarding selling, buying or subscribing to securities, or acting as a manager, consultant or advisor, or rendering corporate advisory services in relation to such issue management. तो इट इज़ ऑल अबाउट कंपनीज जब पहली बार मार्केट में आती हैं और अपने शेयर पब्लिक को बेचती हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें काफ़ी ड्यू डिलिजेंस होता है, बहुत सारे आपको रूल्स रेगुलेशंस सेबी और आरबीआई के फॉलो करने होते हैं। उन सब को करने के बाद ही कोई कंपनी अपने शेयर को पब्लिक को जाकर के बेच सकती है और मार्केट से पैसा उठा सकती है। इन सब जो प्रोसेस में जो है मर्चेंट बैंकर जो होता है वो मेन अपना रोल प्ले करता है।
एंड वो कंपनीज़ को हर स्टेप में उसके आईपीओ प्रोसेस के उसमें हेल्प करता है। और बहुत सारे जो मर्चेंट बैंकर्स हैं रजिस्टर्ड हैं सेबी के साथ, उनमें से कुछ हैं लाइक एसबीआई कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, कोटक महिंद्रा कैपिटल, रिलायंस सिक्योरिटीज़ एंड आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज। और इस टॉपिक को हम और डिटेल में अपने एक नेक्स्ट पेपर में लेंगे, जिसमें हम पूरा मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा जो सेशन था वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में था, और मैंने आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश की कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या क्या काम करता है और किस तरह से वो कंपनी को बहुत सारे वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजरी या सर्विसेज देता है। थैंक यू।